हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हम अपने कृतिका का जो पाठ मेरे संग की औरतें और लेखिका मृदुला गर्ग जो कि अपनी नानी के बारे में बता रही थी, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि नानी की मृत्यु नज़दीक थी और उन्होंने अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा जो कि एक क्रांतिकारी थे, उन्हें बुलवाया और वो उनसे कुछ कहना चाहती थी। तो अब जो उन्होंने कहा वो और भी हैरत अंगेज था। एक तो दोस्त से बात करना जो कि हमेशा पर्दानशी रही, हमेशा से, जिन्होंने कभी मुंह खोल कर अपने पति के सामने भी अपनी इच्छाएं आकांक्षाएं जाहिर नहीं की, वो आज उनके मित्र प्यारेलाल शर्मा से क्या कहना चाहती है, ये हैरान कर देने वाली बात थी। तो अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। हैरत अंगेज, हैरान कर देने वाला। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। देखिए, पिताजी सामने हैं लेकिन वो ये जिम्मेदारी किसको दे रही हैं? उनको, प्यारेलाल शर्मा को ये जिम्मेदारी दे रही हैं कि लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मतलब मृदुला गर्ग की माँ के लिए, यानी मृदुला गर्ग के पिता। ठीक है, मतलब उनकी शादी जो है वो कराएंगे क्रांतिकारी प्यारेलाल जी। ठीक है, तो वो उनकी माँ के लिए कह रही हैं। तो मेरे पति तो साहब हैं, ऐसा नानी ने कहा उनके मित्र से कि मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमावरदार से हो। फरमावरदार मतलब उनकी जी हुजूरी करने वालों से हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि नानी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर, कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में, बाद में उसको समझ में आया मृदुला गर्ग को कि जो नानी थी वो निजी जीवन में काफ़ी आज़ाद ख्याल की रही होंगी। अब निजी जीवन में कैसे आज़ाद ख्याल की? कि वो अपने ढंग से जीती थी, ना वो किसी का विरोध करती थी और ना ही अपने जीवन को उन्होंने विलायती रंग ढंग में रंगने दिया। तो ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, ना उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती ज़रूर रहीं। पारंपरिक घरेलू, ये ध्यान रखना है आपने, पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, पर दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। ऐसी सोच मृदुला गर्ग की नानी की थी। तो ये अभी तक हमने नानी के विषय में हमने पढ़ा। तो यहाँ पर देखिए, पहले ही दो प्रश्न हमारे पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं वही बन जाते हैं। तो आप बुक के पीछे अगर देखें तो पहला ही प्रश्न इसी में से बन जाता है जो अब तक हमने पढ़ा है, कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी। बना ना प्रश्न, कि नानी को कभी देखा नहीं लेकिन नानी के व्यक्तित्व से वो प्रभावित थी। अब इसका उत्तर क्या होगा? ठीक है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था किंतु उनके बारे में सुना अवश्य था। उसने सुना था कि उसकी नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की थी और उस भेंट में उन्होंने ये इच्छा प्रकट की थी कि वे अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती हैं और अंग्रेज़ों के किसी भक्त से नहीं। और उनकी इस इच्छा में देश की स्वतंत्रता की पवित्र भावना दिखती है और ये भावना बहुत सच्ची भी थी, इसमें साहस भी था और जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने
किसी पर पुरुष से मिलने की हिम्मत भी नहीं की। इससे उनके साहसी व्यक्तित्व और मन में सुलगती स्वतंत्रता की भावना का पता चलता है और लेखिका इन्हीं गुणों के कारण उनका सम्मान करती है। तो इसीलिए वो उनसे प्रभावित रही। ये सारी बातें देखिए जो हमने पढ़ी, वो सारे पॉइंट्स इसमें आ गए। अब दूसरा ही प्रश्न, वो भी इसी में से जो अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा है, वो बन जाता है कि लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। तो अभी हमने जिक्र किया इसका कि लेखिका की नानी आज़ादी के आंदोलन में खुलकर भाग न ले सकी, लेकिन उसकी परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि वह खुलकर आंदोलन में भाग ले सके, ऐसी परिस्थितियां नहीं थी। परंतु उसने स्वतंत्रता में की भावना को मन ही मन पनपने दिया। उसने कभी अंग्रेजियत को स्वीकारा नहीं। जैसे नाना विलायती रंग में उनके रंगे हुए थे, यानी पति जो थे वो विलायती रंग में थे, लेकिन उन्होंने अपने पति का विरोध भी नहीं किया और अपने आप को विलायती रंग में ढाला भी नहीं। तो परंतु उन्होंने अपने इसलिए स्वतंत्रता की भावना को मन ही मन पनपने दिया था और उसने कभी अंग्रेजियत को भी स्वीकारा नहीं। पति तो अंग्रेज़ों के भक्त थे, फिर भी उसने कभी अंग्रेज़ों की जीवन शैली में भाग नहीं लिया। उसने सबसे बड़ा योगदान ये किया कि अपनी संतान यानी अपनी बेटी को अंग्रेज़ भक्तों के शिकंजे से मुक्त करा लिया। उसने अपनी बेटी की शादी एक क्रांतिकारी से करा दी ताकि उसकी बेटी और उसके बच्चे देश के लिए कुछ कर सके। तो देखिए कितने स्वतंत्र ख्यालात की थी। तो न किसी रूप से वो आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी रही। इस घटना से क्रांतिकारियों को जो उत्साह मिला होगा उसकी कल्पना ही की जा सकती है, क्योंकि ये तो हम सोच ही सकते हैं ना कि क्या उत्साह मिला होगा कि पति तो विलायती रंग ढंग में, है ना, और जो थी खुद स्वयं उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक क्रांतिकारी से करवाना ठीक समझा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे, तो अब क्या होगी, माँ की शादी कैसे होगी, पढ़े लिखे होनहार लड़के से ही। लेकिन जो माँ की शादी जिससे की वो बड़ा होनहार था, यानी कि बहुत ही इंटेलिजेंट जिसको कह सकते हैं, होशियार, और जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में जिससे शादी हुई, उसकी माँ की, मृदुला गर्ग की माँ की, उसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए क्या किया था, उनको क्या सज़ा मिल गई थी कि अपराध में आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था। तो देखिए उस समय ये आईसीएस की परीक्षा जो थी, है ना, अच्छी अच्छी जॉब्स या बड़ी अच्छी नौकरी की जो ये परीक्षाएं थी, तो उन्होंने जो भी इस तरह से अगर कोई भी आज़ादी के आंदोलन से जुड़ा होता था तो उनको ऐसी परीक्षाएं देने का अधिकार बिल्कुल नहीं था उस समय। तो उनको बैठने से रोक दिया था और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला तक नहीं था। तो पुश्तैनी पैसा यानी जो पुश्तों से चला आ रहा है ना, वो पैसा भी नहीं था उनके पास। तो माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई, क्योंकि अब नानी की भी यही वो थी कि नहीं, किसी क्रांतिकारी से शादी हो, है ना, तो वो करवा दी। अब उनके पास इतना पैसा है नहीं, अच्छी नौकरी जो थी उसमें बैठने नहीं दे रहे थे उस इम्तिहान में। तो हाल उनका ये था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी। अब माँ को अब सादा जीवन जीना पड़ता था, अब वो खादी की साड़ी पहनती थी, तो वो इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती थी, यानी कि कमर ही उनकी आ जाती थी बिल्कुल, सहन नहीं कर पाती थी उस बोझ को भी वो। तो रात रात भर तो जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास ही करती, साड़ी को, जिससे दिन में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े कि कोई ये ना कह दे कि देखो साड़ी भी ढंग से नहीं पहनने आती है। तो वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था। तो देखो मृदुला गर्ग की दादी क्या कहती थी उसकी माँ को, क्योंकि नाजुक बहुत थी ना,
हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पर टांग टांग दी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। देखो छींके वो पहले टांगते थे ना, देखो श्री कृष्ण माखन चुराते थे तो ऊपर टांग दिया जाता था छींके। तो जो भी मतलब ऐसी चीज़ें जिसे हर कोई ना ले सके उसको छींके पर टांग दिया जाता है। तो कहते हैं उस मतलब मेरी माँ को इतना ऊपर रखा कि उन्होंने कभी उतारने की वहाँ से कोशिश भी नहीं की। अब क्यों नहीं की, उसकी दो वजह थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं, इनको ध्यान रखेंगे। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे, क्योंकि नाना जी और भी बड़े फरमावदार थे अंग्रेज़ों के। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज़ थे, जो मृदुला गर्ग के नाना थे। तो मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। देखिए, आज़ादी की जंग लड़ने वाली अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे, यानी गांधी, नेहरू हों या मेरे पिताजी के घर वाले। भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। मतलब चलती मृदुला गर्ग के नाना की ही थी। तो एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को, सिरफिरा क्या होता है, सिरफिरा किसको कहते हैं, सिरफिरा लड़का मतलब जो बड़ा ओपन माइंडेड हो, ठीक है, तो उसको हम सिरफिरा कहते हैं, खुले विचारों वाला, ऐसे ऐसे। तो जिसका दिमाग बहुत चलता हो, जो आज़ाद विचारों वाला हो, उसको हम सिरफिरा कहते हैं, ठीक है, दिमाग बहुत तेज़ और आज़ाद विचारों वाला। तो ऐसे सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंप दी। अब उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती, मतलब ऐसी कोई हो सकती थी और परिकथा। तो नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश, क्योंकि ये नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश थी, तो नाना की रजामंदी और नाना जी की रजामंदी, क्योंकि अब पत्नी मृत्यु के नज़दीक थी और आखिरी उनकी ज़िद यही थी। वे रोमांचक उपकथाएं थीं जो कहानी की तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। पर दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। देखो, एक वजह तो उन्होंने क्या बताया कि उनकी बड़ी खातिरदारी की जाती थी, और उनकी माँ को कभी कोई कुछ नहीं कहता था ससुराल में भी, मतलब चाहे उनको कुछ आता भी नहीं था। तो उसके कारण ये थे कि पहले वो साहबी ख़ानदान की थी, यानी कि उनके पिताजी जरा साहबों के फरमावदार थे और ससुराल में भी बाकी शख्स ऐसे ही थे। तो उनमें खूबसूरती, यानी कि माँ कैसी थी, खूबसूरत थी, नज़ाकत भी थी, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता, ये कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। और उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। ठोस मतलब कोई बड़ा काम, उनको तो आता ही कुछ नहीं था, तो कोई ठोस काम कैसे उनसे करवा सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय ज़रूर मांग लिए। मतलब कोई भी बड़ा काम या कुछ और काम कर रहे हैं ना, तो उनकी राय मांगी जाती थी, काम उनसे कुछ भी नहीं कराया जाता था और वो पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। जो कह दिया मृदुला गर्ग की माँ ने, तो वो पत्थर की लकीर, हालांकि ससुराल में जाकर वो कुछ काम भी नहीं करती थी, आता भी नहीं था। तो इसके कई कारण रहे हैं, तो ये कारण इसमें थे। तो ये प्रश्न भी इसमें बनता है कि जो मृदुला गर्ग की माँ हैं, वो ससुराल में जाकर भी जैसे कुछ काम नहीं करती थी, लेकिन फिर भी सबके दिलों पर राज करती थी, है ना। लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी
सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में जो है लेखिका की माँ की विशेषताएं बताइए, तो ये प्रश्न बनता है और ये पाठ्य पुस्तक का ही प्रश्न है। और लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। तो ये दूसरा वाला भी हमने नहीं पढ़ा है, पहला वाला जो पाठ है वो इस जो अभी तक हमने पढ़ा है उसमें आ जाता है। क्योंकि लेखिका की माँ की स्थितियाँ और व्यक्तित्व दोनों असाधारण थे, ये इसका उत्तर बनता है कि लेखिका की माँ की विशेषताएं क्या क्या थी। उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम करती थी। उनकी सोच मौलिक थी, अम, खुद अपने तरीके से आज़ादी के जुनून को निभाती थी। अम, इस कारण से घर भर के जो लोग थे उसका आदर भी करते थे। कोई उनसे घर गृहस्थी के काम नहीं करवाता था और उनका व्यक्तित्व ऐसा प्रभावी था कि वे ठोस कामों के बारे में उनसे केवल राय ली जाती थी। जो भी कोई बड़ा काम कर रहे हैं तो उनसे राय ली जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है कि कैसे किया जाए, और उस राय को पत्थर की लकीर मानकर निभाया भी जाता था। तो ये थी लेखिका की माँ की जो है विशेषताएं। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप भी इसको ध्यान से यहाँ तक पढ़ें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बाय।